हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दृष्टि यूपी पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफसीआरए बिल के ऊपर। एफसीआरए बिल को अब जेपीसी के पास में भेजा जा रहा है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जा रहा है। बहुत समय से ऑपोजिशन पार्टीज इसका विरोध भी कर रही थी, तो क्यों विरोध हो रहा है, क्या होने वाला है जेपीसी के पास में भेजने से, क्या हो सकता है, सब कुछ जानते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि एफसीआरए का फुल फॉर्म है क्या। तो एफसीआरए का फुल फॉर्म है द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। सबसे पहले इसे कब पेश किया गया था लोकसभा में? तो इसे पेश किया गया था लोकसभा में 25 मार्च 2026 को, और अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये भेजा जा रहा है। 12 अगस्त 2026 को ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि इसको भेजा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूज को जानते हैं। बट जानने से पहले आप सभी को बता दूं मैं कि 11 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में फ्रीडम सेल दृष्टि की तरफ से चल रही है। अप टू 50% का डिस्काउंट हमारे सभी यूपी के कोर्सेज पर आपको मिल रहा है, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, कोई भी प्रीलिम्स का कोर्स हो, सभी पर आपको अप टू 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आप हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जाके भी कोर्सेज के बारे में जानकारी कर सकते हैं, या फिर नीचे एक नंबर दिया हुआ है 8750187509। इस नंबर पे आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं इन कोर्सेज के बारे में। कोई भी कोर्स हो आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो आपको इसी ड्यूरेशन में मिलने वाले हैं, 11 से 16 अगस्त के बीच में। तो डिसाइड कीजिए और कोर्सेज को ऑप्ट कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। तो न्यूज के आर्टिकल के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया, जेपीसी को भेजा गया है 12 अगस्त 2026 को। अब जान लेते हैं कि एफसीआरए बिल 2026 है क्या। तो ये विधेयक किसी ऐसी संस्था के विदेशी अंशदान, यानी जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, कई सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहां पर विदेशी फंडिंग आती है, तो विदेशी अंशदान और संपत्तियों के पर्यवेक्षण, प्रबंधन और निपटान के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यानी जो भी फंडिंग मिलने वाली है वो फंडिंग किस तरीके से यूज कर पाएगा, इस सब के बारे में जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जा रहे हैं, और इसके बारे में एक रूपरेखा भी बताई जा रही है इस बिल के अंतर्गत, जिसका एफसीआरए प्रमाण पत्र समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो जितनी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, अगर वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस उनकी तरफ आ रहा है तो उनके पास में एक एफसीआरए का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर प्रमाण पत्र ऐसा है कि वो समाप्त हो गया है, उसकी डेट एंड हो चुकी है, तो आपको फिर से लेना पड़ेगा। अब देखिए, किसी संस्था का एफसीआरए प्रमाण पत्र तब समाप्त हो सकता है जब इसे सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर इसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए तब ऐसा हो सकता है कि उसका एफसीआरए सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा उसको। इसके अलावा संस्था द्वारा वापस कर दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है, या नवीनीकरण के लिए आवेदन ना किया गया हो, या उसे अस्वीकृत कर दिया गया हो। तो यहां पर एक डिस्क्रिशन आता है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर सकती है कि किसके लिए कंट्रीब्यूशन उसको वैलिड होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, किसके लिए नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा या फिर किसी भी संस्था के पास में वो सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है, तो उस समय पे क्या होगा, उस अंशदान का क्या होने वाला है, या फिर जो संपत्तियां होती हैं उसके लिए क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो वो एक्शंस के बारे में बात की गई है इस बिल के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुख्य बिंदु क्या है? बिल में यह प्रावधान किया गया है कि एफसीआरए सर्टिफिकेट रद्द होने पर संपत्ति का नुकसान हो सकता है। उस संस्था का, वो जो भी संस्था हो सकती है, उसका नुकसान हो सकता है। यानी जितना भी उसके पास में संपत्ति होगी, जितना भी उसके पास में कोई भी जो भी उसके पास में संपत्ति हो सकती है, बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, या फिर जो चल अचल संपत्ति है, सभी का नुकसान हो सकता है अगर संस्था के पास में एफसीआरए सर्टिफिकेट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक नतीजा यह भी हो सकता है कि कोई संगठन विदेशी फंड से बनाई गई अपनी संपत्ति को गंवा सकता है, गंवाए बिना एफसीआरए के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता है। यानी अगर कोई संस्था ऐसी है जो कि एफसीआरए के इस पूरे सिस्टम से निकलना चाहती है, तो वो निकल नहीं सकती है तब तक जब तक कि उसके पास में ये डॉक्यूमेंट्स ना हो। और पहली बात तो ये है कि अगर निकलना है तो पूरी संपत्ति को गंवाना पड़ेगा। तो ये एक इशू इसमें जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो भी इसको रेस कर रही हैं, कंसर्न को रेस कर रही हैं। इसके अलावा एफसीआरए नियम संगठनों पर अपने एफसीआरए सर्टिफिकेट बनाए रखने के लिए खर्च से जुड़ी शर्तें भी लागू करते हैं। तो कई सारे ऐसे नियम हैं इस एफसीआरए बिल में जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड, ऐसा कहना है, ऐसा कहा जा रहा है कि कंट्रोल कर रहे हैं उन संगठनों के, उन संस्थाओं के लिए फंडिंग को जो कि बाहर से आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रश्न क्या उठता है यहां पर वो देख लेते हैं। प्रश्न ये उठता है कि जेपीसी को भेजने से
बिल की जांच का एक और स्तर तो जुड़ जाता है, लेकिन जिस संसदीय समिति में सरकार के ही सदस्यों की अधिकता होती है, उनके बहुमत होता है, तो वह सरकार के कामकाज में असल में कितना बदलाव ला सकती है। जो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे बताया कि जो एफसीआरए बिल है उसे जेपीसी के पास में भेजा जा रहा है, तो उससे होगा क्या? इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, ऑपोजिशन रेज भी कर रहा है, लेकिन जेपीसी के पास में भेजने से क्या वो चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, वो एक यहाँ पे प्रश्न उठता है। बट हम ये भी जानते हैं कि जेपीसी जो है उसमें मेजोरिटी किसकी है, जो रूलिंग पार्टी है उसकी मेजोरिटी मिलेगी आपको। तो देखते हैं, तो संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी जो है उसके बारे में अब जान लेते हैं, इसका संगठन जो है वो कैसे होता है। तो जेपीसी में लोकसभा के और राज्यसभा यानी जो लोअर हाउस है और अपर हाउस है उसके दोनों के ही मेंबर्स इसमें रहते हैं, दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, और इसका गठन किसी खास बिल या फिर मुद्दे के लिए किया जाता है, जैसे कि अभी हो गया जेपीसी का जो के पास में जो बिल भेजा जा रहा है एफसीआरए बिल, इसके लिए इसका संगठन किया गया है। जेपीसी की सदस्यता मोटे तौर पर संसद में पार्टियों की ताकत को दर्शाती है। पार्टियों की ताकत का मतलब है जो नंबर्स होते हैं, यानी इस पार्टी के जितने सदस्य संसद में होते हैं उससे डिसाइड होती है कि उस पार्टी की ताकत कितनी है, और ये ताकत जो होती है वो जेपीसी में भी झलक के सामने आती है। समिति बहुमत से फैसले ले सकती है। टाई होने पर स्थिति में चेयरपर्सन के पास में भी निर्णायक वोट होता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे ये चीज, टाई ब्रेकर जो होता है वो जो चेयरपर्सन होता है जेपीसी का उसके हाथ में रहता है। तो यहां पर हमें पता है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमें ये पता है कि जो हमारी जेपीसी बनेगी इस समय पे उसमें जो मेजोरिटी है वो जो रूलिंग पार्टी है उसी की मेजोरिटी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। कमेटी में विपक्ष के पास कई तरीके होते हैं, वे खास गवाहों को, यानी अब यहां पे इशू उठता है कि ये तो अगर रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी है तो वहां पर ऑपोजिशन का तो कोई से हो ही नहीं सकता, लेकिन वहां पर भी रूलिंग पार्टी, ये जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं जो कि उस जेपीसी का पार्ट रहती हैं, उनके पास में भी कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। वे खास गवाहों को भी बुलाने की मांग कर सकते हैं, अधिकारियों से सवाल पूछ सकते हैं, सबूत रिकॉर्ड पर ला सकते हैं, ड्राफ्ट रिपोर्ट में बदलाव का प्रस्ताव दे सकते हैं, और आखिर में अगर वे बहुमत से सहमत नहीं है, क्योंकि लास्ट में अगर जब वोटिंग होती है और बहुमत ऑपोजिशन के ऑपोजिट चला जाता है, तो उस समय पे अगर वो अपना डिसेंट देना चाहें, डिसेंट नोट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो अपना असहमति नोट, डिसेंट नोट भी दर्ज कर सकते हैं। तो ऑपोजिशन पार्टीज के पास में ये ऑप्शंस रहते हैं, ये सारी जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो चीजें ये कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या जेपीसी ने सचमुच में कानूनों में बदलाव किया है? तो हाँ, यस। ये प्रश्न उठता है कि जेपीसी का पर्पस क्या है फिर, अगर रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी है, ऑपोजिशन की मेजोरिटी उसमें है नहीं, तो फिर क्या इसका पर्पस क्या है? कोई बिल इसमें आएगा तो वैसे ही पास हो जाएगा वो तो उसमें ऐसा होता है कि चेंजेस भी जो बताए जाते हैं वो चीजें एक्सेप्ट भी हुई हैं। जैसे कि आमतौर पर सरकार के विधायी प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज करने के बजाय उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, बदलाव जो है वो सुझाए जा सकते हैं। और इसके उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। 2001-2 के दौरान स्टॉक मार्केट स्कैम की जो जेपीसी बनाई गई थी, इसमें 236 रिकमेंडेशंस दी गई थी, यानी सिफारिशें बताई गई थी, तो इन पर काम भी हुआ था। इसके साथ साथ 2004 का जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू जेपीसी बनाई गई थी, इसमें यानी जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसमें पेस्टिसाइड्स मिले थे, तो उसके लिए जेपीसी बनाई गई थी, और उसके बाद भी यहां पर ऐसा हुआ है कि उन रिकमेंडेशंस पे काम किया गया है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि रिकमेंडेशंस जो होती हैं उन पर काम नहीं होता है और वो बिल एक्ट बन जाता है। जैसे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जब लाया गया था तो उस समय पे भी हमने इस चीज को देखा था। और अगर हम ये बात करें कि सिर्फ रूलिंग पार्टी की जो गवर्नमेंट है उस समय पे नहीं, अगर हम इससे पहले वाली गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहां पे भी जो 2G के लिए 2G स्कैम जब हुआ था तो उस समय पे जब जेपीसी लाई गई थी तो उस समय पे भी जो सरकार का पक्ष था वो प्रबलता से यहाँ पर बिल के तौर पर और साथ में एक्ट के तौर पर भी देखने में मिला था। तो यहां पर बात यही आती है कि अब जेपीसी के पास में गया है, देखते हैं कि आगे क्या रिकमेंडेशंस आती हैं और वो कैसे फॉलो होती हैं। आपके लिए अब एक क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री, या फिर संसद के किसी भी एक सदन के प्रस्ताव से, या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि यूपीपीसीएस के हमारे एस्पिरेंट्स के लिए ये जो ड्यूरेशन है 11 अगस्त से 16 अगस्त के दौरान फ्रीडम सेल लाई गई है। अगर आप कोर्सेज के बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो आप एक नंबर जो है उस पे कॉल कर सकते हैं 8750187501। और इसके अलावा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी जो डिटेल्स दी गई हैं वहां से लिंक पर क्लिक करके भी वेबसाइट पर जा सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।